गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले बार हमने डिस्कस किया था रिजर्व तक। अब इसके बाद इसके आगे शुरू करते हैं यहाँ से। प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। So what is the problem created by the indiscriminate use of resources by man? Indiscriminate means अंधाधुन, है ना। अंधाधुन जब हम रिसोर्सेज को यूज करते जा रहे हैं, संपदाओं को, तो उससे क्या समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा हम जब यूज करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, तो बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। तो यहाँ भी बहुत सी सारी समस्याएं पैदा हुई, डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएटेड। तो फर्स्ट दिया हुआ है मेनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लेटेड। अब बोला है कि ड्यू टू द इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज व्हाट आर द प्रॉब्लम क्रिएटेड। फर्स्ट, मेनी रिसोर्सेज गेट डिप्लेटेड। बहुत सी रिसोर्सेज क्या हैं, खत्म होने के कगार पे पहुंच गए। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, है ना। तो जंगल क्या है, खत्म होने के कगार पे हैं। ऐसे ही अगर यूज चलता रहा। रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपुल। अब बोला है कि रिसोर्सेज गेट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू पीपुल। अब यहाँ पर क्या है, रिसोर्स सबके लिए है ना। इट इज द नेचुरल प्रॉपर्टी, ये नेचर का हिस्सा है, और जो भी यहाँ है सबका उस पर बराबर का हक है। लेकिन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू पार्ट्स। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज ने क्या किया, समाज को दो वर्गों में बांट दिया, रिच एंड पुअर, है ना। गांधी जी ने कहा था कि देयर इज सफिशिएंट रिसोर्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपुल बट नॉट द ग्रीड्स ऑफ द पीपुल। धरती पर रिसोर्स की कमी नहीं है। किस लिए, लोगों के नीड्स को सेटिस्फाई करने की, ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी भी रिसोर्स की कमी नहीं है। लेकिन लालच को पूरा नहीं किया जा सकता, और इसी लालच के कारण क्या है, समाज दो वर्गों में बट गया, गरीब और अमीर। अब दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर द अदर प्रॉब्लम। अब इसके बाद अगला प्रॉब्लम क्या है, बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट किया अपार्ट फ्रॉम दिस। फर्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम साइंस में पढ़े होंगे, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट किया मीन्स एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना। धरती का एवरेज जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है, और एवरेज टेम्परेचर बढ़ने के कारण बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हुए, है ना। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मॉनसून में डिले हो रहा है, मॉनसून शॉर्टर होते जा रहा है। ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर, व्हाट इज, हाउ ओजोन लेयर हेल्प अस, सो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। एंड अल्ट्रावायलेट रेज अगर धरती पर आएगी तो क्या है, मोस्टली इट क्रिएट स्किन डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा, है ना। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर धीरे धीरे पतला होते जा रहा है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इज डिग्रेडिंग। क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट मीन्स फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, है ना। हर चीज़, क्योंकि जीने के लिए क्या है, ये सबसे ज़रूरी है। हवा है, पानी है, मिट्टी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी गुणवत्ता में कमी आते जा रही है। तो गुणवत्ता में जब कमी आएगी तो क्या होगा, हमारे हेल्थ पे असर पड़ेगा, और हेल्थ पे असर पड़ेगा तो इसके बाद आप समझ ही सकते हो। तो इन्वायरमेंट डिग्रेड होते जा रहा है, हवा पॉल्यूट होते जा रही है ना। पानी पॉल्यूट होते जा रहा है, मिट्टी पॉल्यूट होगी तो आपको हेल्दी फूड नहीं मिलेगा, है ना। पॉल्यूटेड फूड मीन्स डिफरेंट केमिकल एडेड फूड मिलेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड एट द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कह रहा है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट
which does not damage the environment. फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरमेंट, क्योंकि वी कैन नॉट स्टॉप इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर देश की प्रायोरिटी है. आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा, है ना. आगे बढ़ने के लिए क्या है? डेवलपमेंट जरूरी है. मीन्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्री, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे चीज़ में डेवलपमेंट जरूरी है. लेकिन डेफिनेटली जब डेवलपमेंट होगा तो इन्वायरमेंट को खतरा है. तो वही बोल रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको ऐसे करना है जो इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज करे, है ना. इन्वायरमेंट, प्रकृति पर खतरा धीरे धीरे हमको कम करना है. लाइक कार्बन एमिशन है, तो कार्बन एमिशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है. तो हमको ऐसी गाड़ियाँ बनानी है जब कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करें. फैक्ट्रियों में कम से कम पॉल्यूशन हो, है ना, कार्बन एमिशन कम हो. एंड द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. We should develop in such a way that without damaging the environment, and we must take care of the future generation. भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी ख्याल में रखना है. कैसे ख्याल में रखेंगे? It our priority to provide clean environment to our future generation. हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसके लिए हम एक स्वस्थ वातावरण छोड़ें, है ना. अब रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग, किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है. विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट यूज द रिसोर्सेज प्रॉपरली. किसी भी रिसोर्स को या किसी भी चीज़ को यूज करने से पहले एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है. बिना प्लानिंग के प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे. तो रिसोर्स प्लानिंग इज ए टेक्निक ऑफ स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? सो रिसोर्स प्लानिंग इज टेक्निक और स्किल ऑफ ए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एक स्किल है जिसके थ्रू हम प्रॉपरली रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाएँ, है ना, वेस्टेज कम से कम हो. तो स्टेजेज ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग. तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग? आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज. Identification and listing of resources. First we have to identify and list the resources. तो यहाँ पर how we can identify the resources? By surveying, mapping and measurement of the quality and quantity of the resources. किस तरह रिसोर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे? By surveying, है ना, mapping and measurement. We must survey where these resources are available. Through mapping in how much area these resources are available, and measurement of their quality and quantity. दोनों को measure करना. What is the quality and what is the quantity of the resources? Important activity undertaken at this. तो वही बोल रहा है कि surveying, identification and listing of resources. First stage हो गया. दूसरा planning for एक्सप्लॉयटेशन. अब बोला है कि दूसरा स्टेप में क्या आएगा? प्लानिंग फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज. तो डेवलप ए प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ सुटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप. हाउ वी कैन यूज दिस रिसोर्सेज? पहले में हमने क्या किया? मैपिंग किया, है ना, मेजरमेंट किया, है ना, ऑफ इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी. दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? प्लानिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज. हाउ कैन वी यूज द रिसोर्सेज? प्रॉपरली यूज कैसे करेंगे हम? बाय प्लानिंग द स्ट्रक्चर विथ सुटेबल टेक्नोलॉजी. ए प्रॉपर टेक्नोलॉजी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड सो दैट वी कैन यूज दिस रिसोर्सेज प्रॉपरली. तो सुटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप.
बेटर इंस्टीट्यूशनल सेटअप की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही क्या है, रास्ता दिखाता है किसी भी रिसोर्स को यूज करने का। सी मैच resource development plan with the national development plan, and resource development plan always or must be connected with the national development plan, है ना। कोई भी डेवलपमेंट प्लान राष्ट्र के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, है ना। डेवलपमेंट उस हिसाब से करें कि देश का भी भला हो। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द प्लानिंग ऑफ द रिसोर्सेज। तो फर्स्ट यहाँ, इट इज नेसेसरी फॉर द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वी नीड द प्लानिंग ऑफ द रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। किसी भी देश के पास रिसोर्स की कमी नहीं है ना। सम रिसोर्सेज आर देयर, हर जगह कोई ना कोई रिसोर्स है एंड बाय यूटिलाइजिंग दैट रिसोर्सेज वी कैन डेवलप ए नेशन। फर्स्ट हियर दे गिवन दैट सम रीजन्स ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टन रिसोर्सेज एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज। अब बोला है कि रिसोर्सेज आर इनडिस्क्रिमिनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। बराबर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स का नहीं है ना, अनइवन है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बिल्कुल नहीं है। तो एग्जाम्पल, अब राजस्थान इज पुअर इन वाटर रिसोर्सेज बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। सो बाय यूटिलाइजिंग whatever the resources is available in that area, we can develop that area. For example, Rajasthan, it does not have the proper reserves of the water. Water is not available in plenty. राजस्थान में क्या है, प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है। अब नहीं होने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि राजस्थान को डेवलप नहीं किया जा सकता, है ना। और सारे रिसोर्स हैं वहाँ, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। सो विंड एनर्जी, विंड मिल कैन बी सेटअप, सोलर पावर प्लांट कैन बी सेटअप इन राजस्थान, है ना। और इससे क्या होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। सम रीजन आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन आर वेरी पुअर इन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश इज रिच इन मैनी रिसोर्सेज बट लद्दाख इज पुअर इन रिसोर्स। अब यहाँ बोला कि इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। सो मध्य प्रदेश, सम स्टेट्स आर रिच इन डिफरेंट रिसोर्सेज, मिनरल, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिस स्टेट आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इन कंपेरिजन लद्दाख, इट इज पुअर इन द रिसोर्सेज। सो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। प्लानिंग से क्या फायदा होगा, वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी स्टॉप्ड। रिसोर्स को कम से कम वेस्ट होगा। कहीं भी कोई भी चीज़ अगर प्लानिंग के थ्रू हम करते हैं तो वहाँ पर क्या है, रिसोर्स की वेस्टेज को रोका जा सकता है एंड दैट सेव्ड रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर अदर एरिया। फोर्थ, environment pollution can be reduced. By proper planning, we can reduce the environment pollution. Over exploitation of resource can be avoided. Indiscriminate use of resource create the over exploitation. किसी भी रिसोर्स के अनाधून जब यूज करेंगे तो क्या होगा, उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, है ना, उसका हनन होगा यहाँ पे, तो उसको कम किया जा सकता है। वही बोला है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय द रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स कंजर्वेशन, किस तरह हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षण यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। सो प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड्स एंड टू स्टोर ए पार्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। वाई रिसोर्स कंजर्वेशन इज नेसेसरी,
So plant resource in order to meet the present needs. Why you use the resources? To meet the needs of present generation. रिसोर्स का यूटिलाइजेशन क्यों किया जा रहा है? जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके नीड्स को पूरा करने के लिए. एंड स्टोर सम पार्ट्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. एंड इट इज आवर प्राइम ड्यूटी to not use all the resources or does not use resources indiscriminately. We must save these resources also for our future generation. This is resource conservation. Why it is necessary? So first, many resources are non-renewable and exhaustible. If we conserve them, we can use them for a longer period of time. अब बोला है क्यों कंजर्वेशन की जरूरत बोला है कि every resources are not renewable resources, है ना. Most of the resources are non-renewable resources, and if we can conserve or save these resources, we can save it for the future generation. Second, conservation of resources help us to reduce the wastage. दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज हेल्प अस टू सेव दिस रिसोर्स और कंजर्व दिस रिसोर्स, एंड इट विल हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस. इफ एनीथिंग वी आर गोइंग टू सेविंग, इनडिस्क्रिमिनेट यूज उसका अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? सेविंग वो प्रोग्रेस का निशानी है. बचत जितना करेंगे तो उसको फ्यूचर में और बेहतर टेक्नोलॉजी से और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना. तो ये अब यूज करेंगे बेहतर तरीके से फ्यूचर जनरेशन में, तो प्रोग्रेस निर्धारित करेगा वो. आपका पैसा ही है, आप अंधाधुंध उसको उड़ा दो तो क्या है? भविष्य आपका अंधकारमय हो जाएगा, है ना. बचा कर रखोगे तो भविष्य में उसको बेहतर तरीके से यूज करोगे तो आपको प्रोग्रेस. तो थर्ड, रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एंड रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. जितना ज़्यादा कम से कम रिसोर्स का प्रयोग करेंगे तो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है ना. लाइक कोल, पेट्रोलियम, जितना कम यूज होगा उतना कम पॉल्यूशन होगा, है ना, और उतना ज़्यादा कम हम कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में एडअप कर पाएंगे. तो इससे क्या होगा? एनवायरनमेंट क्लीन होगा. अब गांधी जी आइडिया ऑन द रिसोर्स कंजर्वेशन. अब यहाँ पर गांधी जी का एक आइडिया दिया हुआ है ना. तो एक बहुत बड़े विचारक थे गांधी जी, है ना. तो हर क्षेत्र में इन्होंने अपना एक आइडिया दिया, और इन्हीं के आइडिया और इसी आइडिया से निकल कर के आगे जो रियो डी जेनेरियो समिट हुआ, है ना, और अर्थ मीट हुआ, जिसमें कंजर्वेशन शब्द को लाया गया, है ना, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. तो इन्हीं के आइडिया के द्वारा दुनिया के सारे लीडर्स जिनेवा में, रियो डी जेनेरियो में 1992 में पहली बार मीटिंग किए. और ये आइडिया उन्होंने क्या किया? बहुत पहले अपने किताब में लिख दिया था कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, लेकिन किसी ने उस समय बहुत ज़्यादा उनके बातों का ध्यान नहीं दिया था, है ना, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है. जब तक क्या है, हमको उसका विपरीत परिणाम दिखने नहीं लगता है, तब तक हम जल्दी उससे तैयार नहीं होते हैं, है ना, सचेत नहीं होते हैं, है ना. जब हमारे सामने समस्याएं बिल्कुल विकराल रूप जब पकड़ लेती हैं तभी हम सचेत हो पाते हैं. पहले अगर सचेत हो जाएं तो समस्याएं विकराल होंगी ही नहीं. तो यहाँ पर उन्होंने कुछ आइडिया लिखा, जैसे अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर इज एनफ फॉर एवरी डे नीड एंड नॉट फॉर एनी बॉडी ग्रीड. गांधी जी ने कहा था कि देयर इज सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल फॉर नॉट द ग्रीड्स ऑफ द पीपल, है ना. इट इज आवर प्राइम ड्यूटी टू यूटिलाइज वट एवर द रिसोर्सेज वी आर यूटिलाइजिंग, यूटिलाइज इन ए लिमिटेड अमाउंट, वट एवर यू नीड. जितना अमाउंट में आपको ज़रूरत है उतना ही यूज आप उसको कीजिए, एक्स्ट्रा वेस्ट मत कीजिए रिसोर्स का,
है ना। भोजन जितना जरूरी है उतना आप खाइए, बेकार करने से कोई फायदा नहीं। तो धरती पर जो भी प्राकृतिक संपदाएं मौजूद हैं लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन लोगों की लालच को पूरा नहीं कर सकती। और लालच का ही कारण क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज। बड़े बड़े धनाढ्य जितने भी हैं क्या है, सारे रिसोर्स को एक्युमुलेट कर लिए। अब ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज ऑफ फॉर द रिसोर्स डिप्लेशन। अब बोला है कि ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल। ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल मीन्स जितनी भी धरती की संपदा हो केवल हमारे पास हो, भले दुनिया भाड़ में जाए, है ना। तो ये इस तरह की जो विचारधारा किसके मन में आ रहा है? लोगों के मन में जो लालच पैदा हो गई है, जिसके कारण क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। हम अंधाधुन जो भी रिसोर्स है उसका प्रयोग हम करते जा रहे हैं, ये भूल गए हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। और इसके कारण ही क्या है? जितने भी एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा खतरा पहुंच रहा है। He was against mass production and wanted to replace it with production by masses। अब बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा? He was against mass production, मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। एंड ही वांटेड रिप्लेस विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। गांधी जी एक चीज के खिलाफ थे कि मास प्रोडक्शन। और सबसे पहला मास प्रोडक्शन कहाँ शुरू हुआ था? फोर्ड मोटर कंपनी, आपको याद होगा। फोर्ड मोटर कंपनी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने मास प्रोडक्शन शुरू किया अपनी कारों का। तो इस तरह की चीज़ों से गांधी जी खिलाफ थे। वो बोल रहे हैं मास प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमको ये ध्यान में रखना है कि वो ऐसी चीज़ बनाए लोगों के लिए हम सामान बनाना है ना। मास प्रोडक्शन नहीं करना है, एक ज़रूरत को क्रिएट नहीं करना है, लोगों की ज़रूरत को हमको पूरा करना है। लेकिन आजकल के समाज में क्या है? एक नई ज़रूरत पूरा कर दी जाती है ना। ज़रूरत को पूरा करने में और ज़रूरत क्रिएट करने में दोनों में फ़र्क होता है ना। अब ज़रूरत हमारी क्या है? हेल्थ हमारी एक ज़रूरत है कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहे। तो स्वास्थ्य बेहतर रहने के लिए क्या चाहिए? हमको एक सेफ फूड की ज़रूरत होगी, है ना। तो ऐसी अब सेफ फूड मतलब गेहूं चावल प्रॉपर तरीके से उगाया जाए, लेकिन एक ज़रूरत क्रिएट कर देना। ज़रूरत क्रिएट कर देना का मतलब क्या है? तरह तरह के क्रीम पाउडर जो है ये क्या है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये क्या है? क्रिएट की गई है, आपको डराया जा रहा है ना। नहीं लगाओगे तो आप काले हो जाओगे, लगाओगे तो गोरे हो जाओगे। तो ये ज़रूरतें क्रिएट की गई समाज में। तो गांधी जी इसके खिलाफ थे। तो वही उन्होंने कहा, ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। किसी भी फैक्ट्री में वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि कहीं भी जो सामान बने व्यक्तियों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बनवाया जाए, ना कि मशीनों का प्रयोग करके। इससे क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में कमी आती है। लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो लैंड इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। और आप पढ़े हो कि इंपॉर्टेंट रिसोर्स में लैंड, एयर एंड वाटर तीनों आता है। तो लैंड, एयर एंड वाटर, these are the most important resource. Why these are considered as the most important resource? Because life on the earth depend on availability of these resources. धरती पर जीवन तभी तक संभव है जब तीनों रिसोर्स क्या है? अवेलेबल है। मिट्टी अवेलेबल है, तो भोजन हमको मिट्टी से मिल रहा है, हवा से हम के बिना जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना जिंदा। तो तीनों का रहना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन, अब लैंड डिग्रेड होगा तो क्या हमारे इल इफेक्ट पड़ेगा? सो लार्ज स्केल ऑफ सॉइल इरोजन काज्ड बाय द रनिंग वाटर एंड विंड। अब लैंड डिग्रेड, क्वालिटी ऑफ जमीन, लैंड में कमी कब आती है? व्हेन द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज वॉश्ड अवे बाय द रनिंग वाटर एंड विंड। धरती का ऊपरी हिस्सा ही केवल फर्टाइल होता है और ऊपर वाला हिस्सा कभी कभी डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि रनिंग वाटर,
बहता हुआ पानी ऊपर वाले मिट्टी को बहा ले जाता है या हवा उसको उड़ा ले जाती है। उसके बाद डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द माइनिंग सेंटर एंड इंडस्ट्रियल एरिया। डंपिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया और माइनिंग एरिया। जो भी माइनिंग एरिया है, जो वेस्ट मटेरियल है, या इंडस्ट्रियल एरिया है वेस्ट मटेरियल, या फ्रॉम द बिगर सिटी, बड़े बड़े शहरों से जो वेस्ट मटेरियल है जो फर्टाइल लैंड में है, वहाँ डंप कर दिया जाता है, तो वो मिट्टी क्या होती है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। ओवर इरिगेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल। ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द सैलिनिटी। ओवर इरिगेशन से क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ती है। आपको पता है कि रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर, बट व्हेन दिस रेन वाटर्स गोज इनसाइड द अर्थ, है ना, जो बारिश का पानी होता है धरती में जब जाता है तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स को डिसॉल्व करते जाता है ना, बहुत सारे सॉल्ट्स को। और दोबारा जब हम धरती से पानी निकाल कर इरिगेट करते हैं लैंड को, तो क्या होता है, ये जितने डिसॉल्व सॉल्ट होते हैं मिट्टी के ऊपरी हिस्से में क्या है, जमा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एल्कलिनिटी, है ना, लवणता धरती में सैलिनिटी बढ़ जाती है। और सैलिनिटी जब बढ़ेगी, सॉल्ट की मात्रा जब बढ़ेगी, तो मिट्टी को इनफर्टाइल करते जाएगा और मिट्टी क्या होगी, फिर बंजर हो जाएगी। तो ये कारण है। और इसके कारण एक एग्जाम्पल बुक में दिया भी हुआ है कि कौन से राज्यों की मिट्टी क्या है, इनफर्टाइल होती जा रही है ओवर इरिगेशन की वजह से। तो मोस्टली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ के ओवर इरिगेशन है ना, और ओवर इरिगेशन के कारण वहाँ मिट्टी सॉयल इनफर्टाइल होती जा रही है। ओवर ग्रेजिंग बाय द एनिमल एंड डिफॉरेस्टेशन बाय द मैन। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, बार बार जानवर ग्राउंड के घास को चरते जाते हैं, जिसके कारण क्या है, ऊपर जो वेजिटेशन लेयर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म होने के कारण क्या होता है, जब हवा बहती है तो मिट्टी के ऊपरी लेयर को अपने साथ उड़ा ले जाती है, तो इससे भी मिट्टी की फर्टिलिटी में कमी आती है। वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट पॉल्यूट द लैंड। अब इंडस्ट्रियल यूनिट से जो वेस्ट वाटर होता है या शहरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड इम्प्यूरिटी उसमें डिजॉल्व होती हैं, और जब मिट्टी में जाएगा वो तो क्या कर देगा, मिट्टी की फर्टिलिटी को कम करेगा, है ना। तो उसके कारण भी सॉइल डिग्रेडेशन है, ये भी एक कारण है। उसके बाद मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर द सेरामिक इंडस्ट्री क्रिएट ए लॉट ऑफ डस्ट। दिस डस्ट इज डिपॉजिटेड इन द नेबरिंग लैंड। अब बोला है कि सम इंडस्ट्री क्रिएट लॉट्स ऑफ डस्ट लाइक द सीमेंट इंडस्ट्री, लाइम स्टोन इंडस्ट्री, है ना, उसके बाद सेरामिक इंडस्ट्री। ऑन दिस डस्ट डिपॉजिटेड ऑन साइड लैंड, जो साइड के उस फैक्ट्रियों के साइड में जो लैंड जमीन होती है, वहाँ जाकर वो क्या होता है, जम जाते हैं, और जमने के कारण क्या होता है, वहाँ के लैंड भी डिग्रेड होते हैं। तो यहाँ तक, इस पार्ट तक यहाँ इसको फिनिश करते हैं, और ये जो अगला पार्ट है लैंड कंजर्वेशन एंड मेजर, इसको अगले पार्ट में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।